सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 10वीं में अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में अपना पाठ 12 लखनवी अंदाज शुरू करने जा रहे हैं। क्षितिज गद्य खंड का है ये पाठ लखनवी अंदाज, जिसके जो लेखक हैं वो यशपाल जी हैं। जिसमें यशपाल जी ये बताना चाहते हैं, एक नवाबी विचारधारा के बारे में बताना चाहते हैं, नवाबों के तौर तरीके से हमको अवगत कराना चाहते हैं। ठीक है ना। इस पाठ के जो लेखक हैं, इस पाठ में मोस्टली आपको एक यात्रा का वर्णन यहाँ पर दिखाया जाएगा। ठीक है ना, बताया जाएगा यात्रा के बारे में। जो इस पाठ के जो लेखक हैं और एक जो नवाब है, लखनऊ के जो नवाब हैं, वो ट्रेन का सफर तय कर रहे हैं। ठीक है ना। लेखक भी अकेला था, उधर से नवाब भी अकेला था। पर नवाब जब देखता है, क्योंकि नवाब दूसरे दर्जे के डिब्बे में अकेला बैठा हुआ था, उसी दर्जे के डिब्बे में कौन चढ़ाता है, तब लेखक चढ़ाता है। नवाब जब लेखक को देखता है तो उसको नवाब को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। नवाब को ऐसा लगता है कि जैसे उसके एकांत में कोई विघ्न डालने आ गया हो, कोई बाधा डालने आ गया हो। ठीक है ना। तो इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। मुफस्सिल होता है केंद्रीय स्थान के इर्द गिर्द के स्थान, कि जिस स्थान पर उस ट्रेन ने जाना था उसके इर्द गिर्द, यानी कि इधर उधर के जो आसपास की जो जगहें होती हैं उनको ये बोलते हैं मुफस्सिल। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। फुंकार यानी कि आवाज लगा रही थी, बार बार क्या कर रही थी, ट्रेन जो थी वो आवाज लगा रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, लेखक सोच रहा है। ये दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। किसने लिया है ये टिकट? लेखक ने। गाड़ी छूट रही थी, लेखक कह रहे गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर लेखक ने क्या किया, जरा दौड़कर उसमें चढ़ दिया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा जो था वो निर्जन नहीं था। निर्जन यानी कि उसमें कोई, मतलब उसने अनुमान तो यही लगाया था कि डिब्बे में कोई भी नहीं होगा, पर डिब्बा जो था वो निर्जन नहीं था, अर्थात वहां कोई बैठा था। तो लेखक ने किसे देखा? एक बर्थ यानी कि सीट पर। ठीक है ना, जो ट्रेन की सीट होती है उसको क्या बोला जाता है? बर्थ पर। लखनऊ की नवाबी नस्ल होता है नवाबी जाति का। ठीक है ना, नवाबी जाति के एक सफेद पोश क्या होता है? सफेद पोश होता है एक भला इंसान या सज्जन। बहुत सुविधा से पालथी क्या होता है? चौकड़ी मारकर बैठे हुए थे। सामने क्या पड़ा था उनके? ताजे चिकने खीरे तौलिए पर उन्होंने रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा होता है अचानक कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही लेखक उस डिब्बे में चढ़ा तो नवाब को ये देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई कि उसके साथ कोई सफर करने वाला आ गया है, बल्कि नवाब ने अपनी आंखों में उसे ऐसा अपनी मतलब शक्ल से उसे ये एहसास कराया, अपनी आंखों से उसे ये एहसास दिलाया कि वो उसके एकांत में विघ्न डालने आ गया है। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। ठीक है ना। लेखक ये सोच रहा था कि हो सकता है कि यह भी कहानी के लिए, यानी कि अन्य कोई भी और कहानी लिखने के लिए किसी सूझबूझ की चिंता में हो सकता है ये अकेले सफर कर रहा हो, या फिर उसने सोचा कि खीरे जैसी वस्तु को खाने के लिए वो क्या दिखा रहा हो? संकोच दिखा रहा हो, कि उसे शर्म आ रही है उसके सामने खाने से। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति यानी कि साथ के लिए नवाब साहब ने बिल्कुल भी ये उत्साह नहीं दिखाया, खुशी नहीं दिखाई कि उसके साथ कोई सफर कर रहा है। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आत्मसम्मान क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी खुद के सम्मान के लिए हमने क्या किया? उनके सामने वाली बर्थ पर हम बैठ गए और हमने उनसे ही आंखें चुरा ली, अर्थात हमने उनके साथ आंखें नहीं मिलाई। आगे देखिए। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। खाली होता है खाली बैठे, कल्पना यानी कि इमेजिनेशन कर।
नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। ठीक है ना, लेखक क्या अनुमान करने, नवाब साहब की असुविधा, कि इन्हें किस बात पर हमसे असुविधा हो रही है और हमसे शर्म आ रही है। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफर करता देखे। ये देखो सारे उर्दू के शब्द हैं, मंजिले, सफेद पोश, किफायत। ठीक है ना, तो वही यहाँ पर लेखक अपने अनुमान लगाई जा रहा है। ठीक है ना, सोची जा रहा है बार बार उसी बारे में कि आखिर नवाब साहब का मुझसे क्या परेशानी हो सकती है। ठीक है ना, मंजिले होता है बीच के, ठीक है ना, सेंटर के। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। ठीक है ना, अब लेखक ये सोच रहा है कि हो सकता है कि उन्होंने अकेले सफर काटना हो, इसलिए उन्होंने वो खीरे जो हैं वो खरीदे होंगे और किसी सफेद पोश यानी कि किसी भले इंसान के सामने वो खीरा कैसे खाए। हम कनखियों होता है आंखों के किनारों से देखना। ठीक है ना, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। लेखक कैसे देख रहा था, आंखों के किनारों से। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ठीक है ना, स्थिति पर गौर करते रहे, उसी के बारे में सोचते रहे कि आखिर क्या दिक्कत हो सकती है नवाब साहब को हमसे। आगे देखिए, ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। संबोधन यानी कि पुकारना किसी को। ओहो, अब ये कौन सा कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि नवाब साहब ने अचानक से हमें संबोधन किया था, हमें बुलाया। आदाब अर्ज है जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। अब वो क्या करते हैं, उनके आगे अपने खीरे रख देते, उनके आगे खीरे का शौक, कहते हैं कि खीरे का शौक फरमाइए, अर्थात खीरा लीजिए, खीरे को खाने का कष्ट कीजिए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक को क्या अच्छा नहीं लगा, नवाब साहब का अचानक से ये जो बदला हुआ रवैया था वो लेखक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, अर्थात उन्होंने ये क्या कर दिया, अंदाजा लगा लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं, अर्थात हमें भी उनमें शामिल कर देना चाहते हैं। जवाब दिया, लेखक ने नवाब को जवाब दिया जब उसने उससे खीरे के लिए पूछा। शुक्रिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए, कृपया आप ही शौक फरमाए। लेखक ने क्या जवाब दिया, शुक्रिया, कृपया आप ही शौक फरमाए, कृपया आप ही खाने का कष्ट करें। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। नवाब साहब ने क्या किया, खिड़की से बाहर देखा, थोड़ा सा गौर किया और एक डेस्टिनेशन बना ली और क्या किया, खीरों के नीचे से रखा तौलिया निकाल लिया, तौलिया झाड़कर उन्होंने क्या किया, सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से क्या किया, उन्होंने एक लोटा निकाला, दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर यानी कि रगड़ कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर, एहतियात मतलब तरीके से छीलकर, खीरे के इस्तेमाल का एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तरीके से तौलिए पर सजाते गए। फांक क्या होते हैं, जो खीरे की पीसीज होते हैं, फाड़ियां जिसको आप बोलते हो। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक यानी कि कस्टमर के लिए वो क्या करते थे, स्पेशली लखनऊ के लोग जो खीरा बेचते थे, वो जीरा मिला हुआ नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी उनके सामने हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। बुरक यानी कि छिड़कना, बुरक क्या होता है, छिड़कना। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के सफुरन से, अर्थात जब वो उन खीरों को चबा रहे थे
तो खीरों को चबाने से उनके जो जबड़े थे वो आपस में मिल रहे थे। उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन यानी कि रस का स्वाद लेने के लिए, खीरे के रस का स्वाद लेने के लिए उसकी कल्पना से ही प्लावित होता है, भीग रहा था। ठीक है ना, समझ आया? इससे क्या पता लगता है कि नवाब साहब कितने उत्सुक थे खीरे को खाने के लिए, जब वो उन खीरों की फांकों को जो है उस पर नमक मिर्च छिड़क रहे थे खीरे की फांकों पर अर्थात फाड़ियों पर। क्लियर है बेटा? आगे देखिए। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे। कनखियां क्या होता है? आंखों के किनारे से देखना। मियाँ रईस बनते हैं। लेखक सोच रहा है कि हम उनको आंखों के किनारों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, कि ये जो नवाब साहब हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं? बड़ा ही अमीर समझते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। ठीक है ना? लेकिन वो क्या कर रहे हैं? लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अर्थात वो क्या देखता है ऐसा? नवाब साहब ने क्या किया? फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाहा, कृपया करके, वल्लाहा शौक कीजिए अर्थात शौक फरमाइए अर्थात इसे खाइए। लखनऊ का बालम खीरा है। लखनऊ का क्या है? ये बालम होता है लजीज, बड़ा ही लजीज खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। लेखक सोच रहा है ये कि क्योंकि नवाब ने क्या किया हुआ था, उस पर नमक मिर्च छिड़का हुआ था, जिससे क्या हो रहा था? लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था। लेकिन इनकार कर चुके थे। लेकिन लेखक क्या था? पहले ही इनकार कर चुके थे और आत्मसम्मान के लिए दोबारा लेना उन्होंने उचित नहीं समझा। ठीक है ना? उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए बार बार उसे लेना उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने क्या किया? उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब यानी कि इच्छा महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमजोर है अर्थात पेट भी जरा खराब है। कृपया आप ही किबला शौक फरमाएं, कृपया आप ही शौक फरमाएं। अब नवाब साहब ने देखो, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से, सतृष्ण होता है इच्छा से भरी आंखों से, नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। ठीक है ना? अब नवाब साहब के खाने के तरीका देखिए। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ होता है लंबा, निश्वास होता है सांस लिया। खिड़की के बाहर देखकर उन्होंने क्या लिया? लंबा सांस लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। ठीक है ना? खीरे की एक पीस को उठाया, होठों तक ले गए और सूंघकर क्या किया? उस खीरे को बाहर फेंक दिया। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, पलकें बंद हो गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। ठीक है ना? अर्थात मुंह में पानी तो आ गया पर वो खीरा गले के अंदर नहीं गया, बल्कि जो पानी आया था वो गले के अंदर उन्होंने गटक लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, अर्थात सूंघा पहले और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रस स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। ऐसे ही उन्होंने सभी पीसेस के साथ इसको उठाया, उसे सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा करके वो क्या का जो पेट है वो बल्कि खाने से नहीं, उसके वासना से रसस्वादन कर खिड़की के बाहर वो फेंकते गए। अर्थात वो ये बताना चाहते हैं कि नवाबों का जो पेट होता है बल्कि वो किससे भर जाता है? नवाबों का पेट जो है वो खीरे को खाने से नहीं बल्कि उसे सूंघने से ही भर जाता है। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से अपने हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। खानदानी रईसों का तरीका। ठीक है, ऐसा करके ठीक है। अब देखिए आगे, गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा और ऐसे ही देख रहे थे, ऐसे कहना चाह रहे थे जैसे यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। ठीक है ना? मान लो वो ऐसा कहना चाह रहे हो।
हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सूक्ष्म तरीका, छोटा तरीका जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर यानी कि पेट की तृप्ति हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द तो सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। कैसा होता है? शकील। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, क्योंकि अगर ज्यादा भी खीरा खाया जाए तो उससे क्या हो जाता है? पेट खराब हो जाता है। ज्ञान चक्षु खुल गई, यानी कि ज्ञान रूपी जो नेत्र थे हमारे वो खुल गए। पहचाना है, ये है नई कहानी के लेखक। हमने क्या पहचाना? ये हैं नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डर कि जब नवाब का पेट खीरे को बिना खाए उसकी स्वाद की मात्र कल्पना से भर सकता है, बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र। यहाँ लेखक ये सोच रहा है कि जब खीरे को बिना खाए नवाब का पेट भर सकता है, उसे डकार आ सकता है, तो बिना विचार और पात्रों के नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? प्यारे बच्चों, आप इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है? इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? धन्यवाद।